नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 51 में लेके आया हूं। साथियों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके, भारत जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से विनती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में भी जरूर लें। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लाइव चैट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश करें। और हाँ, ये 30 प्रश्न हैं, इन सभी की मैं व्याख्या सहित आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो आपके लगभग 100 के आसपास प्रश्न है वो कवर हो जाएंगे। तो विनती रहेगी, अपने आप में वीडियो इंपॉर्टेंट है तो आप अंत तक देखें। चलिएगा, आप सभी तैयार हो जाइएगा। इस वीडियो को आपको लेना है लाइव टेस्ट सीरीज के रूप में और अपन टारगेट रखते हैं कि 30 में से आपको कम से कम 25 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। अपना लास्ट में स्कोर भी आप जरूर बताएंगे। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि चंबल नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चंबल नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है। अपने रा, राजस्थान में ये आती है चंबल नदी, जो कि 3 राज्यों में बहती है। तो जनाबाव की पहाड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चंबल नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश जिले के महू के निकट मानपुर के पास में जनाबाव की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से ये चंबल नदी निकलती। हाँ, और ये जो है नदी या फिर ये जनाबाव की पहाड़ियाँ, ये कौन से पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, ये जनाबाव की पहाड़ियाँ हैं, ये विंध्य पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में बहती है। और लास्ट में उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी बहती है उसके अंदर जाके ये मिल जाती है। तो इतना सारा आपको ध्यान रखना है चंबल नदी के बारे में। चलिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। एक तो तिरछी और सीधी, ये 2 प्रश्न आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, दोनों ही मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल आप ही आंसर दीजिएगा दूसरे प्रश्न का। जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं, सही आंसर रहेगा 21 जून को बांसवाड़ा जिला है दोस्तों, यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती है। कैसी पड़ती है? सीधी पड़ती है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके करक रेखा गुजरती है। अब प्रश्न आ जाए कि किस जिले में सर्वाधिक तिरछी पड़ती है। तो बिल्कुल जो उत्तरी जिला होगा, वही उत्तरी जिला कौन सा है? गंगानगर है दोस्तों। गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती है और सबसे सीधी है वो बांसवाड़ा में पड़ती है। ये भी आप ध्यान रखना। चलो, अगला प्रश्न देखते हैं, आपके स्क्रीन पे है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी है वो सर्वोत्तम मानी जाती है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 3 का दोस्तों, मैं सुपर फास्ट स्पीड में आज की क्लास को रखूंगा, आंसर भी फटाफट बताऊंगा, प्रश्नों को भी फटाफट पढ़ूंगा। तो आपसे विनती रहेगी, आप अपना आंसर देने में थोड़ी सी जल्दी करें। तो सही आंसर रहेगा, कपास के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी मानी जाती है। और दोस्तों, काली मिट्टी है, इसको क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, तो इसे कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टी है अपने राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, या फिर किस क्षेत्र में पाई जाती है, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है मेरे साथियों। तो आपको ध्यान रखना है, ये काली मिट्टी है, ये हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बनास, माही, चंबल और लूनी। तो बिल्कुल आंसर देने की आप कोशिश करें। मैंने कहा था सुपरफास्ट स्पीड में चलेंगे, तो इसका सही आंसर रहेगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी है भाई? चंबल नदी है। अगर प्रश्न आ जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, क्या पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पे अपना आंसर चेंज हो जाएगा, बनास नदी हो जाएगी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों, वो बनास नदी है। जबकि राजस्थान में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा अपना चंबल नदी। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य है, ये कौन से जिले में स्थित है। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें कि भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ये कौन से जिले में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। दोस्तों, भैंसरोडगढ़ के आसपास का जो वन क्षेत्र है, इसको 5 जनवरी 1983 को अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है ना? कब किया है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, 5 जनवरी 1983 को।
ये अभयारण्य घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो मुख्यतः जो वृक्ष पाए जाते हैं वो दोस्तों धोक के वृक्ष पाए जाते हैं। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि धोक के वृक्ष कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो आपको बताना है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में। या फिर घड़ियाल के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो भी आप कह सकते हैं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पाल किसे कहते हैं। मीणाओं के घर, भीलों की बस्ती, भीलों के खेत, या फिर शहरिया जो जनजाति है उनकी बस्ती को बाल कहते हैं, पाल, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भील जनजाति है उनकी जो बस्ती है उन्हें पाल के रूप में जाना जाता है। तो यह आप ध्यान रखना, इसका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा जो भील जनजाति है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। क्या है भाई? सबसे प्राचीन जनजाति। अब कर्नल जेम्स टोड के बारे में भी प्रश्न बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन पुत्र कहा है। क्या कहा है भाई? वन पुत्र कहा है। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। और दोस्तों अपने जो भील जनजाति है इनके जो घर होते हैं उन्हें कू कहा जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। दोस्तों ये 521 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंदर रामगंगा, सोना नदी, महूल नदी और पलाय नदियां बहती हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उत्तराखंड में। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि 2001 से लेकर 2011 का यानी 10 साल का ये दशक है, इसमें राजस्थान में जनसंख्या दर में कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ऑप्शन 4 रहेगा 21.3% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से किस यूरोपीय शक्ति ने भारत के बजाय दक्षिण पूर्व एशिया में अपना ध्यान केंद्रित किया था। तो हो जाएगा डस, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। दस है दोस्तों, ये हॉलैंड के निवासी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से देश के? हॉलैंड के निवासी थे। डसों ने भारत में सबसे प्रथम है वो कोठी की स्थापना की थी 1605 में मछलीपट्टनम में, ठीक है ना, मछलीपट्टनम में 1605 में ये डस आए थे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपूत प्रशासन में आय और व्यय का विवरण रखने वाले जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसे कहा जाता है अक्षपटलिक, ठीक है ना, अक्षपटलिक। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वे कौन थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर रहेगा 3 गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। और गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये अपना गुरु है वो मानते थे महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के विरुद्ध विजयी रहा था। तो बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध, दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध है, इसमें पृथ्वीराज चौहान है ये विजय रहे थे और ये युद्ध हुआ था 1191 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। तराइन का दूसरा युद्ध है दोस्तों वो हुआ था 1192 में। कब हुआ था भाई? 1192 में। किन किन के मध्य में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था, लेकिन पहले में कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद राजस्थान में था। यानी ऐसा कौन सा जनपद था? 16 महाजनपद थे, आप सभी को पता होना चाहिए। उसमें से एक महाजनपद है इनमें से वो अपने राजस्थान में राजपूताने में भी था। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी, क्या बात है। तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मत्स्य। दोस्तों मत्स्य महाजनपद हैं ये
राजस्थान में था। वर्तमान में जो जयपुर और इसके आसपास वाला क्षेत्र है ये मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसमें वर्तमान अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इस महाजनपद की जो राजधानी थी ना वो थी विराटनगर। कौन थी भाई? विराटनगर, जिसे वर्तमान में अपन क्या कहते हैं? बेराट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जो पांडव थे उन्होंने अपना जो अज्ञातवास है इसी विराटनगर में ही बिताया था। तो यह भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। चलो बढ़ते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, और ये मैंने प्रश्न पहले भी आपसे पूछा था कि राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी है, ये कितने खंडों में उपलब्ध है? बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? इसकी रचना किसने की थी भाई? विजयदान देथा ने की थी। आप सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों ये 14 खंडों में, कितने खंडों में है भाई? 14 खंडों में उपलब्ध है। और इसकी रचना मैंने अभी आपको बताया है कि विजयदान देथा ने की थी। दोस्तों विजयदान देथा है, इनको 1974 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनकी और भी रचनाएं आपको ध्यान रखना है। दुविधा भी इनकी हैं, उलझन भी इनकी हैं, और जट्ठ वेरा सोराड़ा ये भी इनकी रचना है। तो ये आप ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? महापौर कहा जाता है या फिर मेयर कहा जाता है। दोस्तों एक और ध्यान रखना आप, नगर परिषद है उनके जो प्रमुख है उन्हें सभापति कहते हैं, ठीक है ना। और नगर पालिका है उनके प्रमुख को चेयरमैन कहते हैं या फिर अध्यक्ष को चेयरमैन कहते हैं। उपाध्यक्ष को डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। चलो भाई अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बागोर नामक पुरातत्व स्थल है, ये किस जिले में स्थित है? बागोर दोस्तों भीलवाड़ा में है। ऑप्शन 3 रहेगा इसका सही आंसर। वैसे ये आप सभी को पता है दोस्तों, ये सभ्यता है ये कोठारी नदी पर स्थित थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन सी नदी पे? कोठारी नदी पे। दोस्तों बागोर से क्या मिला है अपन को? ऐसा प्रश्न आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। बागोर से अपन को मिला है पुराने कृषि के यंत्र और साथ ही पशुपालन के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहाँ मिले हैं? बागोर से मिले हैं। दोस्तों बागोर है ये भीलवाड़ा में है, ये आप ध्यान रखना। चलो भाई प्रश्न संख्या 17, महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन निम्न में से किस प्रशस्ति में मिलता है? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर रणकपुर प्रशस्ति। दोस्तों रणकपुर प्रशस्ति में महाराणा कुंभा की विजयों का उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, जो कि 1439 में लिखी गई थी। और दोस्तों ये रणकपुर है, ये पाली जिले में स्थित है। और इनके जो प्रशस्तिकार हैं वो देपाक या फिर दीपा थे। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रशस्ति में बापा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। किस में भाई? रणकपुर प्रशस्ति में। दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की बात करें तो इसमें चित्तौड़ के महाराणा कुंभा की उपलब्धियां एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विशुद्ध वर्णन आपको मिलता है। दोनों ही ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कीर्ति स्तंभ में क्या मिलता है? महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में मिलता है। लेकिन आपको अगर पूछ लिया जाए कि विजयों के बारे में, यानी महाराणा प्रताप कुंभा ने कौन कौन से युद्ध जीते, तो वो रणकपुर प्रशस्ति में अपन को मिलता है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलो भाई अगला प्रश्न है, भगत आंदोलन है इसके प्रवर्तक कौन थे? बिल्कुल भगत आंदोलन नाम से ही पता चल रहा है, गुरु गोविंद गिरी, ठीक है ना। गुरु गोविंद गिरी ये भगत आंदोलन से संबंधित थे। इनका जन्म है दोस्तों 1858 में डूंगरपुर जिले के बासिया गांव में हुआ था। इन्होंने दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर भगत आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन इन्होंने चलाया था। किसकी प्रेरणा से? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने संप सभा की स्थापना दोस्तों की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन सकता है कि भाई संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गिरी ने की थी, और ये की थी 1883 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखना भाई। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। तो
उनका नाम है किस क्षेत्र में जाना जाता है, यानी किनके लिए ये प्रसिद्ध थे। दोस्तों इनका जन्म है वो सिरोही जिले में हुआ था और रोहिड़ा गांव है, आपको ये ध्यान रखना है। तो हो जाएगा इतिहास और पुरातत्व के लिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये प्रसिद्ध थे। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है वो कौन सा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आ सकता है इस बार अपने एग्जाम में। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 शीतलेश्वर मंदिर चंद्रभागा। दोस्तों शीतलेश्वर मंदिर चंद्रभागा है, ये राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त, यानी इसमें तिथि लिखी गई है, यह तिथि युक्त प्राचीनतम मंदिर है। दोस्तों इसका निर्माण है वो राजा दुर्गण ने करवाया था और इसमें क्या लिखा गया है, विक्रम संवत 746 में ये बनाया गया था और ईस्वी की बात करें तो 689 ईस्वी में ये मंदिर बनाया गया था। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोकला पशु है ये किसकी नस्ल है, यानी किसकी नस्ल है वो शोकला है। दोस्तों ये भेड़ की है, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। किसकी है, भेड़ की है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसका उद्घाटन किसने किया था, एन.वी. गाडगिल ने किया था, जो कि भरतपुर फोर्ट में यानी भरतपुर किले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। ये राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सहित 4 रियासतों को मिलाया गया था। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है। श्री सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें, जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं उन सभी से विनंती रहेगी कि आप आंसर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ये ब्यावर में स्थित है। दोस्तों ब्यावर है ये अजमेर जिले में स्थित है। कुछ सीमेंट के कारखाने हैं, उनके नाम आपको याद रखना है, जैसे कि अपने यहाँ पे काफ़ी चलता है बिड़ला सीमेंट। तो दोस्तों बिड़ला सीमेंट है, इनका जो कारखाना है वो चित्तौड़गढ़ में है मुख्य कारखाना। बिड़ला मंगलम सीमेंट है दोस्तों, इनका मोड़ कोटा में है। और जेके सीमेंट लिमिटेड है दोस्तों, इनका निम्बेहड़ा चित्तौड़गढ़ में है। श्रीराम सीमेंट आपने नाम सुना हो तो उनका है रामनगर कोटा में। हिंदुस्तान सीमेंट है दोस्तों, इनका मुख्यालय कहाँ है या फिर इनकी मुख्य फैक्ट्री है दोस्तों वो उदयपुर में है। तो ये अंबुजा सीमेंट है दोस्तों, ये खारियावास पाली का है। और जेके लक्ष्मी सीमेंट है दोस्तों, ये सिरोही का है। तो ये सारे आप ध्यान रखना। चलो भाई अगला प्रश्न है, जर जरीना मस्जिद राजस्थान के किस जिले में है। जर जरीना मस्जिद ऑप्शन नंबर 4 रहेगा धौलपुर जिले में। दोस्तों किस जिले में है, धौलपुर जिले में। आपको और भी दरगाहों के बारे में ध्यान रखना है, जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, जो कि प्रसिद्ध है, तो अजमेर में है। हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ है, तो नरहड़ झुंझुनू में है। और ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जनाना मस्जिद है ये कहाँ है, तो ये जयपुर में है। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होली का महीना या फिर होली का त्यौहार है ये कौन से महीने में आता है। इजी सा प्रश्न है, फाल्गुन महीना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलो भाई अगला प्रश्न है, कुवलय माला के रचनाकार कौन है। ये एक रचना है कुवलय माला, इसके रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल उदोतन सूरी, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों उदोतन सूरी है ये जालोर के जो प्रतिहार वंश के जो शासक थे, जिनका नाम था वत्सराज, उनके दरबारी कवि थे। ठीक है ना, किसके, वत्सराज के दरबारी कवि थे कौन, उदोतन सूरी। चलो भाई अगला प्रश्न है, पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण बिसाऊ प्रसिद्ध है। हवेलियों के लिए ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलो भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था। नील मंडी के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, यहाँ पे नील की मंडियां थी। दोस्तों बयाना को बाणासुर नगरी के नाम से भी जाना जाता था उस समय पे।
चलो भाई, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि किस द्वीपीय का नाम पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। ये थोड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। तो व्हीलर द्वीप दोस्तों, व्हीलर द्वीप ऑप्शन नंबर रहेगा 3 इसका सही आंसर। दोस्तों ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह भारत के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में से एक है। और मिसाइल मैन है वो अब्दुल कलाम को ही कहा जाता था, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना। चलो भाई, अगला प्रश्न, गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन कब हुआ था। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें तो 1961 में ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे आज राजस्थान सामान्य ज्ञान और इंडिया जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप शेयर कर दीजिएगा और कल शाम को 7:30 बजे जरूर मिलेगा। 2 दिन से मैं थोड़ी सी क्लास में टाइमिंग मिस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन में काफ़ी मैं बिजी रहता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से ये क्लास के लिए मैं टाइम निकाल पाता हूँ। तो थोड़ा सा लेट ज़रूर हो रहा हूँ, लेकिन अब आने वाले समय में आपकी क्लास है वो 7:30 बजे ही लगेगी। ठीक है ना। चलो मिलते हैं कल तक। जय हिंद, वंदे